नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एग्ज़ाम चैनल में। हम लोग बिहार स्पेशल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं बिहार का इतिहास में मध्यकालीन बिहार। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन बिहार में तुर्कों का आगमन एवं सल्तनत कालीन बिहार देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो कृपया चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के, और प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप इसके पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो की श्रृंखला बिहार में आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और ये बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो कि इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा लिखा गया है, उसका ऑब्जेक्टिव बुक से कराया जा रहा है। और मुझे आपसे एक और उम्मीद है कि बिहार एक परिचय का जो सब्जेक्टिव बुक है उसे आप पढ़ लिए होंगे, या फिर आशा है कि आप उसे पढ़ लेंगे और उसके बाद ये वीडियो देखिए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें गुप्तोत्तर बिहार के बारे में मैं बता चुका था, और उसके बाद मिथिला के कर्नाट शासक के बारे में थोड़ी सी पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है रामपाल। रामपाल के शासनकाल में मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का उदय हुआ, और इसका जो काल था वो 1097 से 1098 के दौरान हुआ। अगला प्रश्न है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का संस्थापक था नन्यदेव। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी थी? तो मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक महेश सिंह था। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ? कर्नाट वंश का अंत पूर्णतः 1378 ईस्वी में हुआ था। और अगला प्रश्न है, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो इसका सही उत्तर है ए यानी कर्नाट शासक। कर्नाट वंश के समय में बिहार में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? तो धर्मस्वामी तिरहुत 1234 ईस्वी में आया था, और कर्नाट वंश के समय में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासक था? तो नरसिंह देव का। जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय कर्नाट राज्य पर नरसिंह देव का अधिकार था। 9वां प्रश्न है, तुर्क सेनापति तुर्गिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है? इसका उत्तर है डी यानी कि धर्मस्वामी एवं मुल्ला तकिया, दोनों ने इसका चर्चा किया है। अगला प्रश्न है, तुर्गिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था? तो रामसिंह देव तुर्गिल तुगन के अभियान के समय में कर्नाट राज्य का शासक था। अगला प्रश्न है, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कर्नाट शासकों में हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक था। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? सी हरि सिंह देव के शासन काल में। अब हम आते हैं मध्यकालीन बिहार में, जहाँ पे कि बिहार में तुर्कों का आगमन शुरू हो जाता है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था, और इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी? तो बिहार शरीफ को उन्होंने जीता था पहली बार, और जहाँ तक मैं पहले बता चुका हूँ कि बिहार शरीफ का पुराना नाम ओंदतपुरी है। उन्होंने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी, और बख्तियारपुर नामक शहर की भी स्थापना उन्होंने ही की थी, यानी बख्तियार खिलजी ने।
दोस्तों मिथिले के कर्नाट वंश जो हमने अभी पढ़ा अभी अभी, उनसे एक दो प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन बिहार में तुर्कों का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तो बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना 1198 ईस्वी में हुई, जब बख्तियार खिलजी बिहार शरीफ पर आक्रमण करके उस पर सत्ता स्थापित किया। उसी समय से बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना हो जाता है। उसी के साथ बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया? तो निसंदेह उन्होंने बिहार शरीफ को जीता था, तो बिहार शरीफ में ही बनाया होगा, इसलिए इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला भी बख्तियार खिलजी ही था। और बताते चले कि बख्तियार खिलजी का जो शव है वो बिहार शरीफ में दफनाया गया, और वहाँ पे उनकी मज़ार आज भी है बख्तियार खिलजी की। और इससे संबंधित एक प्रश्न और आ जाता है यहाँ पे कि जो महाबोधि मंदिर में जो महाबोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष, उसको किसने नष्ट किया था? तो उसको गौड़ शासक शशांक ने नष्ट किया था। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था। तो इसमें इंद्र उम्ने पाल था। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। तो लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न है, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो बिहार में सूफी संतों का आगमन 12वीं शताब्दी में शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो बिहार में आने वाले पहले सूफी संत मोहम्मद मोमिन आरिफ थे। मोमिन आरिफ बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। अगला प्रश्न है, मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो मनेर की विजय से ताज फकीह नामक सूफी संत का संबंध था। दोस्तों इस प्रकार बिहार में तुर्कों का आगमन से 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि बख्तियार खिलजी के संबंध में है और बिहार में आने वाले सूफी संतों के संबंध में। और जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था तो उस समय में ये पता करना है कि बिहार में कहाँ पे कौन से राजा शासन कर रहे थे, और बिहार में तुर्कों की स्थापना किसने की, कब हुई, और उसकी जो बख्तियार खिलजी है वो उसे कहाँ दफनाया गया, और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। ये सारे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और उस समय बिहार में पाल वंश का कौन सा राजा शासन कर रहा था, ये सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण हैं। अब आगे आ जाते हैं सल्तनतकालीन बिहार। दोस्तों मैं फिर एक बार बता दूं कि इस सीरीज़ का फ़ायदा तभी होगा तब जब आप बिहार एक परिचय सब्जेक्टिव बुक, जो कि कमर हसन एवं इम्तियाज़ अहमद सर के द्वारा लिखी गई है, उसे आप पहले एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक प्रश्न इस तरीके से याद हो जाएगा कि आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये प्रश्न आने वाले बिहार में सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो विद्यार्थी इसे अच्छे से कर लेते हैं उन्हें इससे संबंधित प्रश्नों में कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, और वे 1-2 मार्क्स या फिर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सबसे आगे ही होते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सल्तनत कालीन बिहार। अब यहाँ पे सल्तनत तुर्कों का आगमन हुआ, उसके बाद सल्तनत काल आया बिहार में। तो हम लोग पढ़ते हैं, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बिहार में जो सैनिक अभियान शुरू किया था सबसे पहले इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान भी इल्तुतमिश ही था। बिहार में सैनिक अभियान का आयोजन किया, यानी कि उन्होंने आक्रमण किया एक तरह से, और बिहार को दिल्ली सल्तनत में उन्होंने मिला लिया। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवज। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार पे आक्रमण किया था तो उस समय यहाँ पे कौन शासन कर रहा था? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? इसका उत्तर है डी, मुबारिज़ खान। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो तुगलक काल में। तुगलक काल में
बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया था और बिहार में कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के कर्नाट वंश में जो हरि सिंह देव थे उन्हें पराजित किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि बिहार से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब बिहार पे आक्रमण किया था तो उन्होंने किस शहर का नाम बदल के तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दरभंगा। उसे हम तिरहुत भी कहते हैं, तिरहुत प्रमंडल यानी दरभंगा तिरहुत। अगला प्रश्न है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, वो सुल्तान कौन था? तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। और ये भी बताते चले कि जब इल्तुतमिश आक्रमण किया था तो उस समय भी वो बिहार शरीफ को ही राजधानी बनाया था उन्होंने। और अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार राज का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो बिहार राज का नाम बिहार भी तुगलक काल में ही पड़ा था। और बिहार राज का नाम बिहार किसने दिया? तो बिहार राज का बिहार तुर्कों ने दिया। जब तुर्क आए थे तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे, चूँकि बिहार राज का नाम बिहार इसलिए पड़ा, इसका प्रमुख वजहों में से एक वजह ये भी है कि यहाँ पे बौद्ध बिहारों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए इसे बिहारों का प्रदेश कहा जाता था और धीरे धीरे इसका नाम बिहार पड़ गया। और तो इसे बिहार नाम का, जो बिहार आज का नाम है वो बिहार तुगलक काल में पड़ा है दोस्तों, इसे याद रखना है। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासन किस काल में था? तो मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो इसका सही उत्तर है तुगलक काल। मलिक इब्राहिम बिहार के प्रमुख प्रशासकों में एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में। ये भी याद रखना है, क्योंकि तुगलक काल के जो शासन का प्रमुख केंद्र था बिहार में वो बिहार शरीफ था, तो उससे संबंधित जो भी वहाँ पे मकबरा होंगे या प्रमुख शासक के ज़्यादातर बिहार शरीफ में ही हैं। तो तुगलक काल के सर्वाधिक प्रमुख प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा भी बिहार शरीफ में ही है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश का भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो ये भी बिहार शरीफ से ही मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया? इसका उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो वैनवार वंश का। तिरहुत में फिरोज तुगलक ने वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना करी? तो शिव सिंह वैनवार वंश के शासक थे और उनके ही छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना करी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? तो तबकाते नासरी बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार ने जो दरिया खान नुहानी था वे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ? तो 13वीं शताब्दी में जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलती है?
तो इसका भी सही उत्तर है तबक़ात नासरी। तबक़ात नासरी में वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था? तो ये प्रश्न पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो किस सुल्तान ने दिया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। तो प्रांतपति पद पर आसीन रहने वाले मलिक बया और मजदूल मुल्क थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? सिकंदर लोदी ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव मनेर था। मनेर में उसका प्रथम पड़ाव था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता है। इनकी विशिष्टता क्या है? तो इनकी विशिष्टता सलामी दीवारें अथवा बैटर्ड वाल और लंबूतरा गुंबद अथवा कॉनिकल डॉम है। अगला प्रश्न है, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? तो मनेर स्थित बड़ी दरगाह में मखदूम याहिया का दरबार है। ये प्रश्न दोस्त कभी कभी पूछा जाता है कि मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? तो मखदूम याहिया का मज़ार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला सीरीज का भाग पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे और कमेंट करके बताइए कि अगला कौन से किताब का, कौन से बुक का वीडियो का सीरीज़ शुरू किया जाए, ताकि आने वाले परीक्षा में या आने वाले आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो। जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार सीजीएल ये या बीपीएससी में पीटी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं ये सारी किताबें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सारी किताबों का वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। वो एक ही वीडियो में सारे बुक के बारे में पढ़ सके, या फिर जैसे लुसेंट हो, क्राउन हो और ये सब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।